जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं अरविंद आर्य आप सभी का आपके अपने चैनल आसान फिजिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट, स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक शेयर कर दें और जिन दोस्तों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फटाफट जल्दी से जल्दी मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का कॉन्सेप्ट। ये क्या है? स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा। हमको इसके बारे में डिस्कस करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। जिन बच्चों ने कल का कॉन्सेप्ट नहीं देखा वो कल का लेक्चर जरूर देखें, तभी आपको ये वाला लेक्चर अच्छे से समझ आएगा। तो मैं फर्स्ट वीडियो जो है उसको आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, तो आप उस पर जरूर या आपको पिन कर दूंगा मैं कमेंट में, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, उसके बाद ही आपको ये लेक्चर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फटाफट लाइक शेयर जरूर करते हैं वीडियो को, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं आज का कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेस। दो आवेशों की स्थितिज ऊर्जा, या ऐसे भी कह सकते हैं स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए ये होता क्या है, स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है कि जब दो आवेशों को, दो समान प्रकृति के आवेशों को, एक पॉजिटिव है और दूसरा भी पॉजिटिव है, तो जब दो समान प्रकृति के आवेशों को क्या करेंगे, एक दूसरे के पास लाएंगे, एक दूसरे के निकट लाएंगे, ऐसे पास लाएंगे, तो ये प्रतिकर्षण होगा। इनमें प्रतिकर्षण बल लगाएंगे एक दूसरे की तरफ दूर की ओर, लेकिन उसके विपरीत हम इधर ला रहे हैं। ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये वाला चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, और ये वाला चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा। दोनों में प्रतिकर्षण होगा, लेकिन हम उस प्रतिकर्षण के विरुद्ध इनको पास ला रहे हैं। या तो दो समान प्रकृति के आवेशों को एक दूसरे के पास लाते हैं, या विपरीत प्रकृति के आवेशों को, विपरीत प्रकृति के आवेशों को एक दूसरे से दूर की ओर ले जाते हैं। विपरीत प्रकृति के आवेशों को एक दूसरे से दूर की ओर ले जाते हैं। ये क्या हो रहा है, आकर्षित कर रहे हैं एक दूसरे को। हम क्या कर रहे हैं, इनको दूर ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमको प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ा, और यहाँ पर आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ा। यही किया गया कार्य आवेशों की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। हमने कल भी ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था थोड़ा, तो फिर से सुने। जब दो समान प्रकृति के आवेशों को एक दूसरे के पास लाते हैं, समान प्रकृति के आवेशों को एक दूसरे के पास लाते हैं, या विपरीत प्रकृति के आवेशों को एक दूसरे के दूर की ओर ले जाते हैं, एक दूसरे से दूर की ओर ले जाते हैं, तो हमें क्या करना होता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल की विरुद्ध, यहाँ पे प्रतिकर्षण या आकर्षण बल की विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यह किया गया कार्य आवेशों की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अब हमको देखो क्या करना है। आप दो आवेशों की स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। हमको पता है ऊर्जा हमेशा कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। तो ये हमारा डेफिनेशन हुआ स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा की। अब हमको बात करनी है दो आवेशों के निकाय की स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए इसके लिए हमको डेरिवेशन करना है, हमको इसका फॉर्मूला ड्राइव करना है। दो आवेशों के निकाय की स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए दो आवेशों के निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा डिस्कस करते हैं हम। अभी तक ये हमने दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, तो हमने माना एक बिंदु O है, इस पर Q1 आवेश रखा। माना एक बिंदु O जिस पर Q1 आवेश स्थित है। बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक अन्य बिंदु P है। कितनी दूरी पर है ये? r दूरी पर है एक दूसरा बिंदु P। तो हमने क्या कहा, माना बिंदु O पर Q1 आवेश स्थित है। बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर Q1 आवेश के कारण विद्युत विभव। तो हम क्या लिखेंगे, Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर, Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर, Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, बिंदु P पर विद्युत विभव। Q1 आवेश के कारण अगर हम देखें कि बिंदु P पर विद्युत विभव कितना आएगा, तो हम लिखेंगे V इक्वल टू K Q1 अपॉन R1P। ऐसा लिख सकते हैं हम इसको, ये R1P। क्या कहा, Q1 इसके सापेक्ष बिंदु P की दूरी हो गई है। या आप इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 अपॉन R1P। ये बात क्लियर हुई। तो ये Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव आ गया। ये हमारा समीकरण नंबर हो गया 1। ठीक है, क्लियर है ये बात। क्या कहा,
माने एक बिंदु O जिस पर Q1 आवेश स्थित है, बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमको विभव ज्ञात करना है। तो Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव आ जाएगा V इक्वल टू K Q1 अपॉन R1P। K को आप 1/4πε0 लिख दें Q1 अपॉन R1P। अब देखिए, अब हमने क्या किया, यहाँ पे अनंत से इस बिंदु P पर, कहां से, अनंत से, इनफाइनाइट से इस बिंदु P पर एक अन्य आवेश लाते हैं Q2। अनंत से बिंदु P पर एक Q2 आवेश लाते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि अनंत से बिंदु P पर, अनंत से बिंदु P पर, अनंत से बिंदु P पर Q2 आवेश को लाने के लिए किया गया कार्य, अनंत से बिंदु P पर Q2 आवेश को लाने में किया गया कार्य, अनंत से Q2 आवेश को बिंदु P तक ला रहे हैं, तो कितना कार्य करना पड़ेगा, तो हमको करना पड़ेगा कार्य W बराबर Q2V। क्योंकि कल का अगर आपको लेक्चर याद है तो हमने विद्युत विभव में पढ़ा था कि V इक्वल टू W अपॉन Q0। वहां पे अनंत से कौन सा आवेश ला रहे थे, Q0 आवेश ला रहे थे, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था V इक्वल टू W अपॉन Q0। पहला लेक्चर जरूर देखें, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो हमने क्या लिखा कि विद्युत विभव V बराबर क्या हो जाएगा, W अपॉन Q0। तो यहां से अगर मैं इस केस में मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका कार्य आ जाएगा Q0 इंटू V। तो यहाँ पे अनंत से कौन सा ला रहे हैं, Q2 ला रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, W इक्वल टू Q2V। ठीक है, V का मान हमने यहां से समीकरण नंबर 1 से रख दिया। V का मान समीकरण 1 से रखने पर क्या लिखा, V का मान समीकरण 1 से रखने पर V का मान रखते हैं हम समीकरण 1 से। तो देखिए V का मान जब हम यहाँ पे समीकरण 1 से रखेंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा W इज इक्वल टू Q2 इंटू V मतलब क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ठीक है, Q1 अपॉन R12। अब यहाँ पे R1P की जगह हमने 12 क्यों लिखा, क्योंकि बिंदु P पर Q2 आवेश आ गया, तो Q1 एवं Q2 आवेश की दूरी है। यहां आप लिख भी सकते हैं क्या, यहां R12 Q1 एवं Q2 आवेशों के बीच की दूरी है, Q1 एवं Q2 आवेशों के बीच की दूरी है, आवेशों के बीच की दूरी है। ठीक है, ये इन आवेशों के बीच की दूरी हो गई। अब आप देखिए ये कार्य आ गया, क्या आ गया कार्य आपके पास, W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R12, ये कार्य आ गया। अब हमको पता है कि कार्य किसके बराबर होता है, तो हमको पता है कि कार्य जो है वो ऊर्जा के बराबर होता है। कार्य किसके बराबर होता है, ऊर्जा के। उस ऊर्जा को हम कौन सी ऊर्जा कहते हैं, तो हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं इसको। और अगर स्थितिज ऊर्जा कहते हैं तो देखिए ये आ जाएगा आपकी स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R12। ये दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया, दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा की हमने गणना कर ली। बात क्लियर है, ये दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा हो गई क्या, U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। सिंपली कह सकते हैं R12 को आप R भी लिख सकते हैं, तो Q1 Q2 अपॉन R लिख दिया हमने। ये बात क्लियर है। पहले ये Q2 आवेश नहीं था तो हमने R1P मतलब P के सापेक्ष अब Q2 रख दिया, तो उसको हम चाहे तो 12 लिख सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे सिंपल R मान लें एक बार और उसको हमेशा ही R लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं इसके बाद हम आगे इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं कि देखिए दो प्रोटॉन दिए गए हैं आपको और दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी दी गई है और आपको दो प्रोटॉनों के लिए स्थितिज ऊर्जा पूछी है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि दो प्रोटॉन हैं, तो हमने कहा दो प्रोटॉन एक दूसरे से, ये P प्रोटॉन मतलब प्लस E और ये भी प्रोटॉन प्लस E, एक दूसरे से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित हैं।
तो इसकी निकाय की स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी है, इस निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आपको कैलकुलेट करनी है। तो देखिए इस निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हमने फॉर्मूला लगाया U इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R या R12 जो भी आप लिखें। अब देखिए यहाँ पे R जो दूरी है वो 1 एंगस्ट्रॉम दी गई है, इसको मीटर में बदलना है तो हम क्या लिखेंगे, एंगस्ट्रॉम को मीटर में लिखेंगे तो 1 गुणा 10 की घात -10 मीटर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं तो K मतलब कितना, 9 गुणा 10 की घात 9। Q1 मतलब प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का आवेश 1.6 10 की घात -19 इंटू 1.6 10 की घात -19 और ये डिवाइड में आएगा R मतलब 1 गुणा 10 की घात -10। ये जो आंसर आएगा आपका वो किस में आएगा, जूल में। ये आंसर जूल में आएगा। अब ये -10 से इसको कैंसिल कर दिया तो 10 की घात -9 रह गई और ये -9 से हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, तो आपका ये वैल्यू रह गई 9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, और इंटू 1.6। अब लेकिन अगर मैं जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलता हूं तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से डिवाइड करना होगा और इससे हम ये वाला टर्म कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 144 मतलब 14.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होगी दोनों प्रोटॉनों के बीच में। कितनी, 14.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बात क्लियर होती है। ये हमने दो आवेशों के लिए स्थितिज ऊर्जा कैलकुलेट की। कितने के लिए, दो आवेशों के लिए। अब देखिए इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं। तो देखिए आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा, किसकी बात करते हैं, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा को डिस्कस करते हैं। तो हमने लिखा आवेशों के निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा डिस्कस करते हैं। आवेशों के निकाय के लिए, आवेशों के निकाय के लिए, आवेशों के निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा, निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा। अब हम बात करते हैं आवेशों के निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे तो ध्यान से समझिएगा। हमने यहाँ पे कोई बिंदु ले लिया A और इस बिंदु A पर अनंत से एक कोई Q1 आवेश ला रहे हैं। कहां से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से। कौन सा आवेश ला रहे हैं, Q1 आवेश ला रहे हैं और कहां ला रहे हैं, बिंदु A पर। अनंत से बिंदु A पर Q1 आवेश ला रहे हैं। अब आप एक बात बताइए, यहां पहले से कोई विद्युत क्षेत्र है क्या, नहीं। जब Q1 आवेश आएगा तो ये अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। पहले से यहाँ कोई विद्युत क्षेत्र नहीं था और विद्युत क्षेत्र नहीं था तो Q1 आवेश को अनंत से लाने में जो किया गया कार्य आएगा वो आएगा 0। W1 बराबर कितना आएगा, 0। अनंत से बिंदु A पर कोई Q1 आवेश लाते हैं तो किया गया कार्य कितना होगा, 0 होगा। अब देखिए इससे कुछ दूरी पर एक अन्य बिंदु लिया हमने B और इस बिंदु B पर अनंत से एक और दूसरा आवेश लाते हैं, अनंत से इन्फिनिटी से कौन सा लाते हैं, Q2। और ये जो दूरी हो गई वो हो गई R12। अनंत से बिंदु B पर एक Q2 आवेश लाते हैं। अब पहले आवेश Q1 ने यहाँ पे अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया। Q1 आवेश ने क्या किया, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया। तो जब मैं Q2 आवेश को इस बिंदु P पर लाऊंगा तो मुझे Q1 आवेश के विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। फिर से ध्यान दें, पहले यहाँ पर ये Q2 आवेश नहीं था, कोई आवेश नहीं था, एक सिंगल आवेश Q1 ला रहे थे तो कोई विद्युत क्षेत्र भी नहीं था और विद्युत क्षेत्र नहीं था तो इसको लाने में किया गया कोई कार्य नहीं करना होता था। किया गया कार्य कितना होता था, 0। लेकिन अब अगर मैं Q2 आवेश को अनंत से इस बिंदु P तक लाता हूं, बिंदु B तक लाता हूं, तो जो Q1 आवेश अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा इसके विरुद्ध हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। कार्य करना पड़ेगा तो कितना कार्य करना पड़ेगा इस Q2 आवेश को बिंदु B पर स्थापित करने के लिए। तो हम लिखेंगे W2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R12। और आप चाहे तो इसको सिंपली लिखने के लिए ताकि इजी कैलकुलेशन हो सके इसको K लिख दें। W2 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, मतलब Q2 आवेश को स्थापित करने में इतना कार्य करना पड़ रहा है।
अब एक और अन्य कोई बिंदु लिया हमने C, और इस बिंदु C पर यहां अनंत से एक और Q3 आवेश लाते हैं। अनंत से कौन सा आवेश लाते हैं? Q3 बिंदु C पर। अब आपको अगर बिंदु C पर Q3 आवेश रखना है तो एक तो Q1 आवेश का विद्युत क्षेत्र है, इसको रखने के लिए इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। एक तो Q1 आवेश के विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, और एक Q2 आवेश के विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए, Q1 आवेश के विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जो कार्य होगा वो होगा R13, और Q2 आवेश के विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जो कार्य होगा वो होगा R23। बिंदु C पर Q3 आवेश को रखने के लिए एक Q1 आवेश के विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा R13, और एक Q2 आवेश के विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा R23। तो मैं कहूं कि कुल किया गया कार्य कितना होगा, तो आप लिखेंगे कुल किया गया कार्य Q3 आवेश को रखने में किया गया कार्य होगा W3 इक्वल टू, एक तो इसके विरुद्ध तो कितना आएगा K Q1 Q3 अपॉन R13। एक तो ये कार्य करना पड़ेगा, क्या K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस और क्या किसके विरुद्ध करना पड़ेगा? Q2 आवेश के विरुद्ध करना पड़ेगा, तो K Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R23, Q2 Q3 अपॉन R23। ये हो गया आपका क्या? समीकरण नंबर 3। तो तीन आवेशों का एक निकाय का निर्माण करना है, तो कुल कार्य कितना करना पड़ेगा? तो हमने लिखा तीनों आवेशों की निकाय, तीनों आवेशों का निकाय, तीनों आवेशों का निकाय निर्मित करने के लिए, निकाय निर्मित करने के लिए, निर्मित करने के लिए किया गया कुल कार्य, के लिए किया गया कुल कार्य। तीनों आवेशों का निकाय बनाना है तो कुल कार्य कितना करना पड़ेगा? तो कुल कार्य करना पड़ेगा हमको W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3, ये कुल कार्य हो गया। तो हमको W1 W2 एवं W3 के मान रखने हैं, तो हमने लिखा W1 W2 एवं W3 के मान रखने पर, एवं W3 के मान रखने पर, के मान रखने पर। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? W1 W2 और W3 के मान रख रहे हैं। तो हमने लिखा W इज इक्वल टू, बोलो W1 कितना है? 0 है, प्लस W2 बताएं कितना है? K Q1 Q2 अपॉन R12 है, K Q1 Q2 अपॉन R12 है। W3 क्या है? तो प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस कितना है? K Q2 Q3 अपॉन R23। ठीक है, अब इस जीरो को ऐड करेंगे तो ये पूरा टर्म, ये जीरो हट जाएगा, ये पूरा टर्म रह जाएगा। तो आपके पास कितना बचेगा? तो W इक्वल टू K कॉमन ले लिया हमने इसमें से, और हमारे पास रहा Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23। ये कुल कार्य हो जाएगा। K की आप वैल्यू पुट कर ले यहाँ पे, तो हमको पता है कि जो कार्य है वो किसके बराबर होता है? तो हमको पता है कार्य बराबर होता है ऊर्जा के, और इस ऊर्जा को यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम? स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा कह रहे हैं? स्थितिज ऊर्जा कह रहे हैं। इसका मतलब जो कार्य है वो किसके बराबर होना चाहिए? स्थितिज ऊर्जा के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब मैं U लिख दूं इसको, और K क्या है हमारे पास? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये वाला टर्म लिख दें, क्या? Q1 Q2 अपॉन R12, एक टर्म आ गया, प्लस लगाया Q1 Q3 अपॉन R13, ये दूसरा टर्म आ गया, प्लस Q2 Q3 अपॉन R23, ये तीसरा टर्म आ गया। तो कुल किया गया कार्य इतना होगा, या कुल स्थितिज ऊर्जा इतनी होगी। ये हमने तीन आवेशों की निकाय के लिए कैलकुलेट की। हमारी एनसीईआरटी भी तीन आवेशों की निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा की गणना करवाती है। हम तीन से ज्यादा के लिए भी कर सकते हैं। अब देखिए, एक और आवेश लाऊंगा मैं अगर किसी पॉइंट पर, तो मुझे इस Q1 आवेश के विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, इस Q2 आवेश के विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा,
और इस Q3 आवेश के विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, और फिर एक टर्म और ऐड हो जाएगा आपका, तो आपको 4 आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा मिल जाएगी। तो बात क्लियर हो रही है। ऐसे हम आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा की गणना करते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे ध्यान देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी, अभी तक हमने जो स्थितिज ऊर्जाओं की गणना की वो आवेश ला रहे थे अनंत से और हम रख रहे थे और वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहे थे। अब क्या करेंगे, बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जाओं की गणना करेंगे। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र में सिंगल आवेश के लिए कैलकुलेट करेंगे, फिर डबल आवेश के लिए कैलकुलेट करेंगे, फिर द्विध्रुव के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं एकल आवेश, बाह्य विद्युत क्षेत्र में एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा। क्या है हमारा टॉपिक, बाह्य विद्युत क्षेत्र में बाह्य विद्युत क्षेत्र में एकल आवेश की या सिंगल आवेश की एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा, एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा। तो हम कहेंगे कि सिंगल आवेश की स्थितिज ऊर्जा कितनी आएगी बाह्य विद्युत क्षेत्र में। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र में एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा, तो देखिए ये हमारा बाह्य विद्युत क्षेत्र हो गया, एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया E। इस एक समान विद्युत क्षेत्र, यहां पे हमने एक समान विद्युत क्षेत्र कर लिया E। अब इस एक समान विद्युत क्षेत्र में जैसे जैसे हम दूरी को बदलेंगे वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र और विभव के मान बदलते हैं। हमको पता है विद्युत बल रेखाओं की प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा है कि जब बाह्य विद्युत क्षेत्र है तो बाह्य विद्युत क्षेत्र में दूरी का मान बढ़ाने पर विभव का मान कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अलग अलग बिंदुओं पर, जैसे ये एक स्थिति सदिश हो गया, ये कोई अन्य बिंदु हो गया, इन अलग अलग बिंदुओं पर अगर हम गति करेंगे इस बिंदु से इस बिंदु पर, तो विद्युत क्षेत्र का मान और विभव का मान बदलेगा, अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग होगा। क्योंकि हमने पढ़ा विद्युत बल रेखाओं की दिशा में, जो विद्युत बल रेखाओं की दिशा में चलेंगे तो अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं और विद्युत विभव की मान बदलेंगे। अब इस बाह्य विद्युत क्षेत्र में हम क्या कर रहे हैं कि अनंत से कोई Q1 आवेश ला रहे हैं, अनंत से ला रहे हैं, और कौन सा आवेश ला रहे हैं, Q1 आवेश ला रहे हैं अनंत से। जब आप इस Q1 आवेश को अनंत से यहां पे किसी बिंदु पर स्थापित करेंगे तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। इसको रखने के लिए, इस सिंगल Q1 आवेश को रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बाह्य विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। या सिंपली अभी एक आवेश की बात कर रहे हैं तो Q मान लें इसको। तो सिंगल आवेश Q को जब हम बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थापित करते हैं तो हमको कार्य करना पड़ेगा किसके विरुद्ध, इस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध। अब कार्य करना पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। जैसे पहले तो ला रहे थे तो कोई कार्य नहीं करना पड़ा था, इस Q1 आवेश को ला रहे थे अनंत से, तो कोई, क्योंकि यहाँ पे पहले से कोई विद्युत क्षेत्र नहीं था तो किया गया कार्य 0 था। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे पहले से विद्युत क्षेत्र उपस्थित है तो जब भी हम यहाँ पे कोई Q आवेश लाएंगे तो इसको स्थापित करने के लिए हमको कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि बाह्य विद्युत क्षेत्र है तो कार्य करना पड़ेगा। और कितना करना पड़ेगा, तो W इक्वल टू Q VR1 वेक्टर, इतना कार्य करना पड़ेगा। ये Q VR1 वेक्टर क्या है, Q तो आवेश हो गया, V क्या हो गया, विभव हो गया। किस बिंदु का विभव, उस बिंदु का विभव जिस पर इस आवेश को स्थापित करते हैं। तो R1 की जगह आप सिंपली R मान सकते हैं, एक ही आवेश है तो हमने सिंपली इसको R कह दिया। R वेक्टर उस बिंदु का स्थिति सदिश है, ध्यान से सुने, R उस बिंदु का, R वेक्टर उस बिंदु का स्थिति सदिश है जिस पर हमको आवेश को रखना है। तो देखिए किया गया कार्य, Q आवेश को अनंत से इस बिंदु पर लाने के लिए, किसी बिंदु पर स्थापित करने के लिए, बाह्य विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक स्थापित करने के लिए जो कार्य होगा वो होगा W बराबर QV R वेक्टर। R वेक्टर उस बिंदु का स्थिति सदिश है जिस पर आवेश को स्थापित करना है। और ये सूत्र कैसे बना, तो ये बना हमने विद्युत विभव की परिभाषा से, V बराबर W बटे Q। तो W इक्वल टू क्या बनेगा, QV। विभव R वेक्टर बिंदु पर विभव V है तो यह जाएगा QV R वेक्टर। अब हमको पता है कि कार्य किसके बराबर होता है, तो कार्य हमारा बराबर होता है ऊर्जा के। तो कार्य किसके बराबर होता है, कार्य बराबर होता है ऊर्जा के।
और इस केस में हम उस ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा कह रहे हैं, स्थितिज ऊर्जा। तो एकल आवेश को या सिंगल आवेश को रखने के लिए जो स्थितिज ऊर्जा आएगी वो आएगी QVR वेक्टर। ये बाह्य विद्युत क्षेत्र में एक आवेश की स्थितिज ऊर्जा है, एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा है। अगर एक से ज्यादा आवेश, नोट कर लें इसको, इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट, अगर एक से ज्यादा आवेश स्थापित करने हैं तो दो आवेशों के बाह्य विद्युत क्षेत्र में एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा, अब हम लिखेंगे दो आवेशों के लिए स्थितिज ऊर्जा। बाह्य विद्युत क्षेत्र में दो आवेशों की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, दो आवेशों की स्थितिज ऊर्जा, दो आवेशों की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो देखिए इसी कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं और इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे और हमको ये वाली वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो देखिए दो आवेशों की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करते हैं। दो आवेशों की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है तो हमने क्या किया फिर से कि देखो, जब दो आवेशों को स्थापित करना है तो माना बाह्य विद्युत क्षेत्र E हो गया। इस पर हमने कोई दो बिंदु चूज कर लिए, दो कोई भी बिंदु ले लिए जिनकी स्थिति सदिश हमने मान लिया R1 वेक्टर एवं R2 वेक्टर है। क्या है स्थिति सदिश, क्रमशः R1 वेक्टर और R2 वेक्टर है। इस R1 वेक्टर और R2 वेक्टर स्थिति सदिश पर हमको क्या करना है, दो आवेश रखने हैं। कौन से दो आवेश रखने हैं, एक तो Q1 आवेश रखना है और एक Q2 आवेश रखना है। दो आवेश रखने, एक तो Q1 आवेश रखना है और एक Q2 आवेश रखना है। जब दोनों आवेशों को रखना है तो हमने ऐसा माना कि अनंत से जब Q1 आवेश को लाते हैं इस बिंदु पर तो कार्य कितना करना पड़ता है, तो W1 बराबर Q1 V R1 वेक्टर। R1 वेक्टर उस बिंदु का स्थिति सदिश है जिस पर आवेश को रख रहे हैं, तो उसका विभव अलग आएगा, है ना। V R1 वेक्टर है ना, तो विभव भी बदलेगा स्थिति के बदलने के कारण। तो W1 बराबर Q1 V R1 वेक्टर, ये पहला बिंदु। अब हम अनंत से यहाँ पे एक और आवेश ला रहे हैं, कोई Q2, अनंत से एक और Q2 आवेश ला रहे हैं। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र में जब Q2 आवेश लाएंगे तो भी कार्य करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, तो W2 बराबर, एक तो इस बाह्य विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य होगा Q2V R2 वेक्टर। ये तो हो गया बाह्य विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य। ये किसके विरुद्ध कार्य हो गया, बाह्य विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध। दूसरा क्या है, इन दोनों को मिलाएंगे तो एक इस Q1 आवेश के विरुद्ध भी तो कार्य करना पड़ेगा, इस Q1 आवेश के विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध भी तो कार्य करना पड़ेगा। फिर से ध्यान दें, जब Q2 आवेश को अनंत से लाएंगे तो ये Q1 आवेश भी प्रतिकर्षित करेगा इसको, और ये विद्युत क्षेत्र भी इसको नहीं आने देगा, प्रतिकर्षित करेगा। जैसे मोबाइल की बैटरी हम उसको चार्ज करते हैं, विद्युत क्षेत्र होता है पहले से, फिर जैसे 0 से 10% 20% तक इजी गोइंग चार्ज हो जाता है, लेकिन 90% उसमें प्रबल विद्युत क्षेत्र होता है, तो वो आने वाले और आवेश को क्या करता है, धक्का देता, मतलब हमको एक्सटर्नल वर्क ज्यादा करना पड़ेगा वहां पे। तो देखें कि जब Q2 आवेश को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो एक तो हमको इस बाह्य विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, और वो कितना कार्य होगा, Q2V R2 वेक्टर प्लस एक Q1 आवेश के विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, तो वो कितना होगा, K Q1 Q2 अपॉन R12। तो मैं कहूं कि दो आवेशों को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने में कुल कार्य कितना हुआ, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो हमने कहा दो आवेशों को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने में, दो आवेशों को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने में, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने में किया कुल कार्य, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर किया गया कुल कार्य, किया गया कुल कार्य। तो देखिए बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो कुल कार्य कितना करना पड़ेगा, तो एक तो हो जाएगा सिंगल आवेश के लिए W1 प्लस W2। इनके मान रख लेते हैं, मान रखेंगे तो यह जाएगा आपका क्या, W इज इक्वल टू Q1 V R1 वेक्टर प्लस इसका W2 का मान रखेंगे तो W2 का मान क्या जाएगा, इसका मान आएगा Q2V R2 वेक्टर प्लस K Q1 Q2 अपॉन R12। ठीक है,
अब हमको पता है कि कार्य जो है वो किसके बराबर होता है, ऊर्जा के बराबर होता है। तो कार्य को आप यहाँ पे ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा लिख सकते हैं। कार्य को क्या लिख सकते हैं, ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा लिख सकते हैं आप कार्य को। और अगर आप इसको स्थितिज ऊर्जा लिखेंगे तो देखिए कार्य कितना, कार्य ऊर्जा के बराबर, तो U इक्वल टू Q1V और यहाँ पे बनेगा R1 वेक्टर प्लस ये आएगा Q2V और यहाँ पे बनेगा R2 वेक्टर प्लस K का मतलब क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R12, ये कुल कार्य हो जाएगा। तो बात आपको क्लियर हुई। अगर आप दो आवेशों का निकाय बनाना चाहते हैं बाह्य विद्युत क्षेत्र में तो इतना कार्य किया जाएगा। ये किया गया कार्य हो गया दो आवेशों के लिए। लेकिन अगर हम एक पॉजिटिव रखें और एक नेगेटिव रखें तो एक आवेश को पॉजिटिव रखें और एक आवेश को कैसा रखें, नेगेटिव। दो अलग अलग आवेश रख रहे हैं, एक तो रख रहे हैं पॉजिटिव और दूसरा रख रहे हैं नेगेटिव। तो जब आप पहले तो ये पॉजिटिव के लिए हो गया, लेकिन अगर आप नेगेटिव डाला लाएंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा, पहला पॉजिटिव है तो Q1V R1 वेक्टर माइनस दूसरा नेगेटिव चार्ज है ना, तो माइनस Q2V R2 वेक्टर और यहां पे क्या आएगा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 माइनस Q2 की वैल्यू क्या है, माइनस है, तो हमने लिखा माइनस Q2, तो ये प्लस की जगह क्या बन जाएगा, माइनस अपॉन R12। इतना कार्य करना पड़ेगा अगर माइनस आवेश रखते हैं। कैसा आवेश रखते हैं, Q1 क्या है, इस केस में नीचे जो केस लिखा है उसमें Q1 आपका कैसा है, पॉजिटिव है और Q2 आपके पास कैसा है, नेगेटिव है। तो ये किया गया कार्य आएगा। तो बात क्लियर हो गई, बाह्य विद्युत क्षेत्र में दो आवेशों की स्थितिज ऊर्जा आ गई है ये हमारी। अब हमको क्या करना है, बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो देखते हैं बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा की गणना करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा। तो देखिए हम बात करते हैं बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। किसकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो हमने क्या लिखा देखिए, बाह्य विद्युत क्षेत्र में, बाह्य विद्युत क्षेत्र में, बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की, बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं। तो देखिए हमने ऐसा माना कि हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र है, ये बाह्य विद्युत क्षेत्र है, एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र हो गया कैपिटल E। इस बाह्य विद्युत क्षेत्र में हमने क्या किया, एक विद्युत द्विध्रुव रख दिया, ये बाह्य विद्युत क्षेत्र है और इसमें हमने क्या किया, एक विद्युत द्विध्रुव रख दिया। कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर रखा। ठीक है, अब हमको पता है कि ये आपका हो गया नेगेटिव चार्ज, माइनस Q हो गया ये, और ये यहां पे चार्ज हो गया प्लस Q। इसको हमने कह दिया पॉइंट A और इसको कह दिया पॉइंट B, बिंदु B। अब देखिए प्लस Q, आप इस पर जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करेगा और कितना लगेगा, F बराबर QE। और इस नेगेटिव पर जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य करता है और ये होता है F बराबर QE। और हमको पता है कि ये जो दोनों आवेश हैं इनके बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 2L। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती है, 2L। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि जब हमने इसको अल्प कोण d थीटा विस्थापित किया तो इस पर क्या हो गया, एक बल तो इधर लग रहा है और एक बल इधर लग रहा है। तो विद्युत द्विध्रुव पर जो दोनों बल लग रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं बात को, कि विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले दोनों बल परिमाण में समान और दिशा में विपरीत हैं। परिमाण में समान और दिशा में विपरीत है, अर्थात ये क्या करते हैं, एक बलाघूर्ण बनाते हैं। तो बलाघूर्ण द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण कितना होगा, द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण,
लगने वाला बल आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण कितना लगेगा ये हमको चेक करना है। तो बल आघूर्ण लगेगा टॉ बराबर पीई साइन थीटा। विद्युत द्विध्रुव पर ये बल आघूर्ण लगेगा पीई साइन थीटा। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको वास्तविक स्थिति से थोड़ा सा ये बल लग रहा है तो ये घूमेगा, तो डी थीटा घुमा दिया। तो देखें विद्युत द्विध्रुव को डी थीटा विस्थापन में किया गया कार्य, द्विध्रुव को डी थीटा विस्थापित करने में, डी थीटा विस्थापित करने में किया गया कार्य। तो विद्युत द्विध्रुव को हम कितना विस्थापित कर रहे हैं, डी थीटा विस्थापित कर रहे हैं। और जब आप डी थीटा विस्थापित करेंगे तो कार्य कितना किया जाएगा, तो ये किया जाएगा डी डब्ल्यू बराबर टॉ इंटू डी थीटा, ये कार्य किया जाएगा। टॉ का मान हमने यहाँ पे रख दिया, इक्वेशन 1 से, समीकरण 1 से यहाँ पे मान रखा, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी डी डब्ल्यू इक्वल टू टॉ, टॉ मतलब पीई साइन थीटा डी थीटा। ये कार्य आ गया, कितना विस्थापित किया, डी थीटा विस्थापित किया। अब देखिए द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी परिभाषा क्या कहती है, इसकी डेफिनेशन कहती है कि विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र की लंबवत स्थिति से थीटा के किसी स्थिति तक घुमाने में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है कि विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र की लंबवत अवस्था से थीटा की किसी अवस्था तक घुमाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो हमने क्या लिखा, ये समीकरण नंबर आपका 2 हो गया। हमने लिखा कुल किया गया कार्य ज्ञात करने के लिए, कुल किया गया कार्य ज्ञात करने के लिए दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो कुल कार्य ज्ञात करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दोनों पक्षों का समाकलन करना होगा। तो हमने लिखा समाकलन डी डब्ल्यू बराबर समाकलन पीई साइन थीटा डी थीटा। अब हमने लिखा स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा से, लिमिट लगा लेते हैं, स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा से स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा से, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा से, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा से हम क्या कह सकते हैं कि डी डब्ल्यू बराबर समाकलन पीई साइन थीटा डी थीटा। अब लंबवत से घुमा रहे हैं तो किया गया कार्य 0 है, और कहां तक घुमा रहे हैं, थीटा तक घुमा रहे हैं तो किया गया कार्य W हो गया। ये बात आपको क्लियर हुई। डी डब्ल्यू का समाकलन करेंगे तो W आ जाएगा, लिमिट लगा दी 0 से W। पीई कांस्टेंट है, बाहर लिख दिया, समाकलन कर दिया साइन थीटा डी थीटा का, और लिमिट लगा दी कहां से कहां तक, π/2 से थीटा तक। ये बात क्लियर है। लिमिट पुट कर लेते हैं, W की जगह W रख दिया, माइनस W की जगह 0 रख दिया, इक्वल टू पीई, और ये साइन थीटा का समाकलन करेंगे तो माइनस का कॉस थीटा आ जाएगा, लिमिट आ जाएगी π/2 से लेके थीटा। ये बात क्लियर है। अच्छा जी, अब हम लिमिट पुट करते हैं, इसमें क्या करते हैं, इसमें वापस से लिमिट पुट कर लेते हैं, लिमिट रख लेते हैं इसमें, ठीक है। लिमिट पुट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी रह जाएगी वो देखते हैं। तो देखिए W माइनस 0, तो W बनाइए, W बना इक्वल टू पीई, और यहाँ पे लिमिट रखते हैं। तो फॉर्मूला कहता है अपर लिमिट तो माइनस अपर लिमिट cos थीटा रख दिया, माइनस लोअर लिमिट तो माइनस cos π/2। क्या बन गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एक फॉर्मूले का माइनस और ये माइनस का π/2। तो W इज इक्वल टू बनेगा पीई माइनस का cos थीटा प्लस cos π/2 कितना 0, तो कार्य कितना आ गया, माइनस पीई cos थीटा।
अब हमको पता है कि कार्य किसके बराबर होता है, ऊर्जा की। तो जो कार्य है वो बराबर होता है किसके, स्थितिज ऊर्जा के। कार्य किसके बराबर होता है, कार्य बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा के। और स्थितिज ऊर्जा को आप यू लिखते हैं तो यह जाएगा कितना, यू बराबर माइनस का पीई कॉस थीटा। ये किया गया कार्य आ गया या स्थितिज ऊर्जा आ गई। किसकी स्थितिज ऊर्जा आ गई, विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा आ गई। किसकी स्थितिज ऊर्जा आ गई है, विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा आ गई। ये बात क्लियर हुई आपको, ठीक है। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट जो हैं स्थितिज ऊर्जा में, जो भी कॉन्सेप्ट थे वो हम डिस्कस कर रहे हैं। फटाफट वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, दोस्तों में शेयर जरूर कर दें, ठीक है। तो देखिए आगे हम अगर इसको डिस्कस करेंगे तो इसका सदिश रूप लिखेंगे जब, तो हमने लिखा सदिश रूप में, सदिश रूप में। तो देखिए सदिश रूप में ये क्या बनेगा, तो सदिश रूप में हम इसको लिख सकते हैं u बराबर माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। ये इसका सदिश रूप आ गया। अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं। तो पहली कंडीशन क्या है कि जब विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र के समांतर रखेंगे तो थीटा 0 डिग्री होगा। विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र के कैसे रखेंगे, समांतर, तो थीटा कितना आएगा, 0 डिग्री। तब स्थितिज ऊर्जा क्या आएगी, u इक्वल टू माइनस पीई कॉस 0। तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी और वो माइनस पीई के बराबर होगी। न्यूनतम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वैल्यू नेगेटिव आ रही है आपकी। फिर हम कहेंगे जब विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखेंगे तो थीटा कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। और स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे तो माइनस पीई कॉस 90। बताइए कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो स्थितिज ऊर्जा 0 आ जाएगी, ठीक है। फिर देखें जब विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र के कैसे रखते हैं, प्रति समांतर रखते हैं, एंटी पैरेलल रखते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे तो यह जाएगा माइनस पीई कॉस 180। और cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1। और तो -1 होती है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाना है, तो प्लस हो जाएगा। तो u इक्वल टू माइनस का पीई और ये माइनस का 1। तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा जो है वो मैक्सिमम होगी और वो किसके बराबर होगी, प्लस पीई के बराबर होगी। ये इसमें कुछ कंडीशंस हैं। फिर देखिए अगर हम यहाँ पर कुल स्थितिज ऊर्जा निकालें इस सिस्टम की, अभी तो हम केवल द्विध्रुव को बाह्य विद्युत क्षेत्र की स्थितिज ऊर्जा कह रहे हैं। अगर हम इस निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो वो कितनी होगी, तो देखिए बात करते हैं हम यहाँ पे निकाय की स्थितिज ऊर्जा। निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा, ये पॉइंट्स नोट कर लें। और उसके बाद हम ऐसे लिखते हैं यहाँ पे कि द्विध्रुव निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा, बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए हमने कहा बाह्य विद्युत क्षेत्र में, बाह्य विद्युत क्षेत्र में, बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा, द्विध्रुव निकाय की कुल, द्विध्रुव निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए द्विध्रुव निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी आएगी, तो हम लिखेंगे u इक्वल टू, कुल स्थितिज ऊर्जा चाहिए तो u इक्वल टू, एक तो आपकी विद्युत द्विध्रुव के कारण स्थितिज ऊर्जा आ गई तो वो आ गई माइनस पीई कॉस थीटा, माइनस, सॉरी पहले प्लस लगा लेते हैं और हम लिखेंगे इसको k। तो अब आप देखिए ये तो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा आ गई, लेकिन इन दोनों आवेशों को एक दूसरे के विरुद्ध भी तो कार्य करना पड़ेगा। ये भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा और ये भी उत्पन्न करेगा, तो ये कार्य कितना करना पड़ेगा, तो के क्यू माइनस क्यू अपॉन आर। आर मतलब दोनों के लिए दूरी 2l हो गई। तो निकाय की जो कुल स्थितिज ऊर्जा बनती है आपकी वो बनेगी u इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा प्लस माइनस माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2l। और आगे अगर हम डिस्कस करें तो माइनस पीई कॉस थीटा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन 2l। ये द्विध्रुव निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा आ गई। ये केवल द्विध्रुव के लिए थी स्थितिज ऊर्जा, ये निकाय की होगी कंप्लीट। तो ये जो हमारा एनसीईआरटी में टॉपिक है आवेशों की स्थितिज ऊर्जा, वो हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे डिस्कस करेंगे द्विध्रुव के कारण विभव। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़ते रहिए, तब तक सुरक्षित रहिए। जय हिंद।